नव इलेक्ट्रिक माध्यम अनुवाद अनुसंधान, इसके माध्यम से हिंदी शिक्षण राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कैसा पहुंचे, ये विषय है। हिंदी शिक्षा को अगर आपको वैश्विक स्तर पर लेकर जाना है तो इस कंप्यूटर के पर्दे से आपको दुनिया तक हिंदी शिक्षा को पहुंच सकते हैं, पहुंचा जा सकता है। अब इसके लिए कौन कौन से संदर्भ महत्वपूर्ण है, दो संदर्भों के बारे में मैं बोलने वाला हूं जहां यहां दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम अगर देखें, क्योंकि वो स्क्रीन पर उपलब्ध है, अथवा दुनिया का सारा ज्ञान, बीच में उन्होंने गुप्ता जी ने बहुत सुंदर उल्लेख किया था कि भाई पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद, और इस विषय पर मैं पढ़ रहा था तब मुझे कुछ संदर्भ ऐसे मिले। यह विषय तो इतना प्रासंगिक आज है ही है, लेकिन ऐसा विचार कभी मध्यकाल में भी किया गया है, ये ध्यान रखिए। संदर्भ यही अलग है, निकष अलग है और माध्यम भी अलग है। जितने भी भारत में आक्रमणकारी राजा आए, उन सारे राजाओं ने, इतिहास में प्रमाण इसके हैं कि हिंदुस्तान का जो भी साहित्य है, उन साहित्यों का अपने राष्ट्रों में लेकर जाकर, कुछ ऐसे लोगों को लेकर जाकर उसके अनुवाद कराकर उस देश का साहित्य समृद्ध किया है। इस पद्धति के संदर्भ आज भी ग्रंथों में उपलब्ध। इन सभी विषय के पीछे क्या है अथवा उसके गर्भ में क्या है? महती गर्भ में नहीं है। ज्ञान को 7 समंदर पार लेकर जाना है, अपनी भाषा को जहां तक मनुष्य की बस्तियां हैं दुनिया में, वहां लेकर जाना है। यह प्रश्न उस बच्चे ने प्रश्न नहीं पूछा था, उसका सुझाव था, इसके उत्तर दिए गए। लेकिन अब विश्व का ज्ञान मुझे लेना है, मेरा ज्ञान विश्व को देना है। दुनिया में जो कुछ इस क्षेत्र के ज्ञान शाखा के क्षेत्र में जो नवीनतम है, वो कैसे हम हासिल करें, तो मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कितना अनुवाद किया, मैं ये कहूंगा कि उसके लिए सबसे बड़ा संदर्भ, सबसे बड़ा माध्यम अगर कौन सा होगा तो अनुवाद है। उसकी जो समृद्धता है वो इतनी बड़ी है। थोरात साहब को लेकर मैंने एक पुस्तक इन दिनों अनुवादित की है, जनार्दन वाघमारे साहब की, वो कुछ दिनों में आ जाएगी। अमेरिकन निग्रो साहित्य और संस्कृति, श्वेत और अश्वेत, दलित साहित्य की पहली वो सीढ़ी है। मेरे भाई और मैं इतने समृद्ध हुए, अमेरिका, अफ्रीका, वो निग्रो का जीवन, वहां की सारी स्थितियां, जो कुछ मुझे मिला, मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहां का ज्ञान दुनिया के स्तर पर लेकर जाने के लिए जो सबसे बड़ा संभल, सबसे बड़ी मदद जो है वो अनुवाद है। यूरोप में अपने जैसा नहीं है। कल कुछ संकेत उसके बारे में आए थे, मैं बहुत बारीकी से सुना। अगर ऐसे विषय को रखना है तो दुनिया का थोड़ा समाजशास्त्र, उसकी जानकारी। यूरोप में कैसा है, एक राष्ट्र, एक भाषा, जैसी स्थिति। इंग्लैंड में देखें कि सर्वदूर अंग्रेजी है, चीन में मंदारी है, सीलोन में सिंहली और तमिल है। अपने यहां संविधान के आधार पर 22 भाषाएं हैं। वहां ठीक है कि भाई आपका पाठ्यक्रम, आपका ज्ञान, भाषा एक होने के कारण यह सब है। लेकिन बात मात्र वैश्विक स्तर की नहीं है, बात राष्ट्रीय स्तर पर की है।
इस कारण कम से कम अपने देश जैसे बहुभाषिक प्रदेश में अगर आपको हिंदी शिक्षा को लेकर जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक कलाकृति मैं कहूं अन्य भाषाओं की जब पढ़ने में आती है तब समृद्धता की सीमा, उसके अनुभव आप भी लोग लेते हैं। शिक्षण को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है तो माध्यम अनुवाद है। भाषिक सीमाएं ज्ञान शाखा को विस्तार के लिए बाधक है। मानव मन इन सीमाओं को लांघकर विश्व भर पहुंचने के लिए बेचैन होता है। इस कारण अनुवाद की सबसे अधिक उपयोगिता वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा और अनुसंधान में है। हिंदी शिक्षण को सर्वदूर पहुंचाने के लिए अनुवाद तो है, लेकिन मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूं, इनका जो प्रश्न था उस प्रश्न पर अब मैं धीरे से आगे आता हूं। तकनीक अर्थात नव इलेक्ट्रिक माध्यम जो है हिंदी शिक्षण, ज्ञान, विज्ञान, विकास का प्रसार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई तो 21वीं शताब्दी में सूचना क्रांति आई और इसका उपयोग अब हमारी पीढ़ियां, आपकी पीढ़ियां, इसके आगे की पीढ़ियां, आपके बंबई विश्वविद्यालय के ही मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त एक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। तकनीक देखिए ज्ञान को कैसा कैरियर करके लेकर जाती है और मुझे लगता है कि जापान या अमेरिका से कोई आने वाले थे महोदय, वो सब बंदोबस्त हुआ था, फ्लाइट वगैरह सब, लेकिन बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने कहा कि आप जा नहीं सकते। उद्घाटन सत्र में हम सामने बैठे थे, उसके बाद मेरा सत्र था। रात भर कोशिशों के बाद उस विद्वान ने अपने घर के ग्रंथालय में बैठकर वहां बंबई विश्वविद्यालय के उस सभागार में एक व्यवस्था ऐसी की कि स्क्रीन पर उनका लाइव स्पीच रखा। ये व्यक्ति 1 घंटे तक बोलता रहा, अंतर्राष्ट्रीय दलित साहित्य पर थी और विश्व के दृष्टिकोण से या विश्व में दलित साहित्य कहां तक पहुंचा है, उसकी उपयोगिता, उसका स्तर, इतनी विस्तार से बात की। अगर समझो कि ये माध्यम नहीं होते, अब शिक्षा की भी नवीन पद्धति आ रही है और आगे आपको ऐसा चित्र दिखाई देगा, क्लास में अध्यापक नहीं रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे और स्क्रीन पर वो अध्यापक बोलता रहेगा। ये क्रांति, इस कारण मैंने कहा कि 20वीं सदी में कौन सी क्रांति आई और 21वीं सदी में कौन सी क्रांति आई। और प्रश्न यह है कि इस क्रांति के माध्यम से हमें हमारी हिंदी भाषा को, हिंदी शिक्षा को सीमाओं के पार लेकर जाना है, क्योंकि ज्ञान को कोई सीमा ही नहीं, शरत नहीं रहती। कैसा पहुंचाया जाए, जैसे दुनिया बदल रही है उस पद्धति से हमें बदलना है और हमारी शिक्षा प्रणाली को भी बदलना है, लेकिन समय के साथ हमें बदलना होगा, उसको सीखना पड़ेगा। मुरवाल साहब जैसा व्यक्ति, उम्र देख लीजिए, अपने उपन्यास स्वयं अपने कंप्यूटर पर अब लिखना छोड़ दिया है। गोरख जी अनुवाद अपने घर बैठकर अपने पीसी पर करते हैं। इस कारण इतने सारे ये माध्यम आए। हमारा प्रश्न अन्य बात जाने दो, हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमें कैसे और किस पद्धति से उसको लेकर जाना है। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की शक्ति, उसकी सामायिक
आर्थिक पृष्ठभूमि और तकनीकी विषय में निहित है। हिंदी में लिखने पढ़ने वालों की संख्या, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे सूचना और दूरसंचार माध्यमों के साथ बढ़ता जुड़ाव तकनीकी क्षेत्र में हिंदी शिक्षण की विकास की आदर्श पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। कल सिलैक, यूनिकोड, इन सभी की चर्चा हो चुकी है। मशीनी अनुवाद, अब इसका उपयोग अगर हम नहीं करें। मुझे एक मेल आया और मुझे कहा गया कि इसकी स्वीकृति आप भेज दीजिए, मॉरिशस यूनिवर्सिटी से आपके पास एक शोध प्रबंध परीक्षण के लिए आ रहा है। अब देखिए कितना सुविधा कैसी हुई। मेरी बच्ची जिस दिन स्कूल जाती नहीं उस दिन मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर उसकी अनुपस्थिति आती है। इसका अर्थ ऐसा है कि कल अगर समझो वो स्कूल नहीं गई, अपने सहेली के पास गई, पहले कैसा था कि लड़की कहाँ गई, लड़का कहाँ गया मालूम नहीं होता, नहीं था। अब स्कूल नहीं गई, ये किस पर आ रहा है, कितने मिनट में, वो अगर प्रार्थना में नहीं है, वो अपनी क्लास में गई नहीं है, तो दूसरे समय मेरे स्क्रीन पर या उसकी माँ के मोबाइल के स्क्रीन पर आता है। ये जो सारी सुविधा है, बहुत जानबूझकर मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये 2 दिन में 3 दिन का ये सम्मेलन था। बहुत विद्वानों से चर्चा करके इस विभाग ने ये विषय रखा हुआ है, हिंदी का भविष्य, भविष्य की हिंदी, हिंदी की ज्ञान शाखा, इन सभी को आगे चलकर ये पीढ़ी क्या चाहती है, क्या देखती है, दुनिया आपसे क्या चाहती है, दुनिया से आपको क्या सीखना है। अब ये ध्यान में रखो, मैंने जैसा संदर्भ दिया, आगे चलकर क्लास में टीचर नहीं रहेगा, वो हमारे लिए धोखा है ना, रोजी रोटी तो उस पर चलती है। लेकिन धोखा कहने के बजाय मैं कहूंगा कि भले ही एमए के पाठ्यक्रम में, सोलापुर यूनिवर्सिटी में संचालक था, तब एमए के पाठ्यक्रम में बहुत लड़ झगड़ कर मैंने संजीव को, और जयप्रकाश करदम की एक कविता है बुद्ध, तुम्हें सिर्फ आना चाहिए, और छोटा एक जिले का विश्वविद्यालय, इस कारण मैंने कहा कि ऐसी कुछ कविता जब मैं आपके यहाँ आऊंगा तब बच्चों के साथ मैं शेयर करूंगा। 5 सेंटर थे एमए के उस यूनिवर्सिटी में उस वक्त, तो कम से कम जहां मैं था वहां मैंने एक प्रयोग किया। ये कविता पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद बच्चों को मैंने उस कवि का फोन नंबर दिया और उनको कहा कि इतवार को 11 से 12 तक आप उस कवि को आप फोन कर सकते हैं। देखो ना, ये सूचना क्रांति, ये माध्यम, इस व्यक्ति को, इस कवि लेखक को इतना आश्चर्य हुआ। दैनिक भास्कर में उन्होंने एक आधा पेज लेख इस पर लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कविता के बारे में मैं इसी पद्धति से जो सोचा नहीं था, जैसा कि कल इस विभाग में छात्रों के बीच लेखक, इस पद्धति का आयोजन है, लेखक यहाँ बैठा हुआ है, तो ये तकनीक से ज्ञान शाखा कैसी विस्तारित होती है, बात हमारी हिंदी पर होती है। उसके लिए अनुवाद कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए, उसके आधार पर, इस ज्ञान शाखा के आधार पर अब कैसे और किस पद्धति से अनुसंधान में आप शिखर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि विषय यह हमारा अनुसंधान में आप दुनिया का, विदेश में बाबा साहब जिस ग्रंथालय में बैठते थे, फुले ने इस शहर के लिए क्या किया, यहाँ के जयकर ग्रंथालय इसी विश्वविद्यालय में है, या शहर के ग्रंथालयों में, ऐसे अब ग्रंथालय के सारे ग्रंथों को अब स्क्रीन पर लाया गया। जैसा यूजीसी ने एक सर्कुलर निकाला है, हर यूनिवर्सिटी को कहा है कि आपकी यहां जो भी शोध होते हैं वो ऑनलाइन करो। किसने कहां का चुराया, क्या उठाया, वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अब दुनिया पढ़ ले इसको। अब यह हमने सीखना चाहिए, और किस पद्धति से सीखना चाहिए, उसने एक आधे घंटे में मुझे दुनिया के कौन कौन से लाइब्रेरी में कौन से ग्रंथ है, किस पद्धति से किनको मिलना होगा, किनसे फोन करना होगा, फोन भी नहीं, मेल करो, आपको ये सब कुछ मिलेगा। और कल जैसा हम बहुत ध्यान मन लगाकर सुन रहे थे,
विदेश के लोग हिंदी के बारे में यूनिकोड नामक टेक्स्ट इनकोडिंग के आगमन और लोकप्रियता की तकनीकी माध्यमों के अधिकांश भाषाओं के प्रयोग से जुड़ी बुनियादी समस्याओं का समाधान कर दिया। हिंदी भी इससे लाभान्वित हुई है। सन 2000 के बाद से हिंदी के तकनीकी विकास ने गति पकड़ ली है। तकनीकी माध्यमों पर हिंदी का निर्बोध प्रयोग करना संभव है, विशेषकर उन सभी प्लेटफॉर्म पर जहां यूनिकोड समर्थन मौजूद है। यूनिकोड के समर्थन देने से तकनीकी प्लेटफॉर्म में बहुभाषिक बहुलिपीय क्षमता स्वतः आ जाती है। इसका लाभ हिंदी जैसी भाषा को हो रहा है, अर्थात हिंदी शिक्षण को भी हो रहा है। ऑफिस उन्मित्र का प्रश्न अब ये आ रहा है। ऑफिस सुइट से लेकर प्रकाशन ग्राफिक स्टूडियो, इंटरनेट खोज से लेकर ईमेल सेवाओं तक, डेटाबेस से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग या एप्लीकेशन से लेकर इंटरफेस, ब्लॉग से लेकर सोशल नेटवर्किंग, साहित्यिक कोशों तक हिंदी का विकास जारी है, जिससे हिंदी शिक्षण के लिए उपयोग होगा। 2 मिनट में और क्या क्या है मैं कहूँगा। ई बुक्स आप जानते हैं, विश्वकोश, अब ये सब ऑनलाइन, विश्वकोश ऑनलाइन पुस्तकें मौजूद है। छोटे छोटे शहरों में ई पत्रिका उपलब्ध है, हो रही है। ध्वनि से पाठ, मशीनी अनुवाद, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हस्तलिपि पहचान जैसे आधुनिक अनुप्रयोग आ चुके हैं। इसका हिंदी शिक्षा के लिए काफी प्रयोग होने वाला है। अंत में ये कहूँगा, शैक्षिक टीवी, शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक वीडियो, शैक्षिक वेबसाइट्स हिंदी की खुशबू बना रही है, जो हिंदी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।